हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12 की जो सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका हम लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें हम 1991 के बाद जो भी मेजर चेंजेस हुए थे उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाया गया था वो भी 1991 में ही लाया गया था। फिर जो अयोध्या विवाद था वो भी 1991 के बाद ही हम देखने को मिलेंगे। यानी कि ये समझिए कि 1991 के बाद जो हमारी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिक्स थी उसमें काफी ज्यादा मेजर चेंजेस आए थे। तो कल की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि जो 5 मेजर चेंजेस आए थे 1991 के बाद, जैसे हमारा अयोध्या विवाद था, फिर मंडल कमीशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, गठबंधन की जो दौर था वो स्टार्ट हुआ था, फिर कांग्रेस का जो डोमेन्स था वो क्या हो गया था, खत्म होना स्टार्ट हुआ था। ये मेजर चेंजेस आए थे 1991 के बाद। कल की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि इंडियन पॉलिटिक्स जो 1991 के बाद जो चेंजेस आ रहे थे, जिसमें हमने 5 मेजर चेंजेस के बारे में बात किया था। बाबरी मस्जिद के बारे में डिस्कस किया था, अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बारे में डिस्कस किया था, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमें चैलेंजेस देखने को मिला था अयोध्या के बाद, अयोध्या डिस्ट्रीब्यूट और 1980 में क्या हुआ था। फिर कर सेवा क्या था और डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के बारे में डिस्कस किया था। कर सेवा यानी कि वो सेवा थी जिसमें लोग खुद से जाकर के अपनी सर्विस दिया करते थे, सेवा दिया करते थे। जब बाबरी मस्जिद की डिमोलिशंस कर दिया गया, यानी कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गया था, उसके बाद की सिचुएशंस क्या थी, किस तरीके से फिर एंटी मुस्लिम दंगे देखने को मिले थे गुजरात में। फिर उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर शाहबनो केस के बारे में डिस्कस किया था जो कि 1985 का था, उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने कल मेन कंट्रोवर्सी भी देख ली थी कि जो साहिब यानी कि शाहबनो केस 1985 था, उसका मेन कंट्रोवर्सी क्या था। एक बार हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। लेक्चर 2 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दिया गया था, कॉन्सिक्यूस ऑफ इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस, यानी कि जब मंडल कमीशंस के बारे में, जो मंडल कमीशंस में रिकमेंडेशंस दिया गया था उसके इम्प्लीमेंट के रिगार्डिंग में जो कॉन्सिक्यूस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर बात करेंगे जो कोaliशंस का एरा हुआ था, यानी कि जो गठबंधन का समय काल स्टार्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे अलायंस किसे कहते हैं, अलायंस का मतलब समझेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस का जो डोमेन्स है वो खत्म हो गया। फिर राइज हुआ था किसका, भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी कहते हैं। ये सारी चीजें हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। अगर इतनी सी लेक्चर 2 में अगर हमारी शॉर्ट वीडियो यानी कि ज्यादा लेंथी नहीं होगा तो हम इसके आगे तक के भी टॉपिक्स को आज ही कंप्लीट कर लेंगे, वरना अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी होगी तब इसको हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। वैसे हम इसको लेक्चर 3 में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखिए, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लेक्चर 1 में। एक बार मैं आपको अगेन बता देता हूं कि जो साहबनो केस 1985 था, इसका मेन कंट्रोवर्सी क्या था। देखिए, साहबनो एक 62 इयर्स की लेडीज थी, तो उनके हस्बैंड के द्वारा क्या उन्हें डिवोर्स दे दिया जाता है, तो उनके लिए क्या है, एक अपील दर्ज की जाती है कोर्ट में, और जो कोर्ट है उनके फेवर में डिसीजन सुनाता है। तो इसके विपरीत में क्या है, जो मुस्लिम के जो पंथ, यानी कि अगर हम बात करते हैं पुरातन मुस्लिम पंथ थे उन्होंने क्या माना कि इसमें कोर्ट क्या कर रहा है, मुस्लिम की जो पर्सनल लॉ है उसमें इंटरफेयर कर रहा है। तो इसके लिए जितने भी जो मुस्लिम नेताओं के जो दबाव में आकर फिर राजीव गांधी के द्वारा क्या है, राजीव गांधी, तो राजीव गांधी की जो सरकार है 1986 में मुस्लिम महिला अधिकार, जो मुस्लिम महिला अधिनियम है वो पास करवा लिया। किसके दबाव में आके, तो जो मुस्लिम नेता थे उनके दबाव से। फिर जब मुस्लिम महिला अधिनियम की बात करते हैं, जब ये पास हुआ तो इसके फैसले में क्या है, जो कोर्ट का फैसला था वो क्या है, इसमें चेंज कर दिया गया, यानी कि पलट दिया गया। तो जिसकी वजह से क्या था कि जितने भी जो बुद्धिजीवी थे, या हम वोमेन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो उनके द्वारा क्या है, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था।
फिर बात करते हैं कि जिसमें सरकार के फैसले का क्या है, काफी ज्यादा इसमें विरोध किया गया था, और जो बीजेपी थी यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी थी उसके द्वारा भी क्या है इसका सपोर्ट किया गया था कि भाई, यानी कि आप समझिए कि इस फैसले का उनके द्वारा भी क्या है विरोध किया गया था। आप ये सीधा सीधी समझिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, सॉरी जो बीजेपी पार्टी थी उनके द्वारा भी क्या है इसका विरोध किया था जनता पार्टी के द्वारा। तो राजीव गांधी की जो सरकार थी ने फैसला का क्या है खुलकर क्या है सबने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी क्या है जो राजीव गांधी का जो डिसीजन आया था उसका काफी ज्यादा ओपनली वे में क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। तो ये इनका मेन कंट्रोवर्सी था, जो मुख्य विवाद था। अब बात करते हैं मंडल कमीशन के बारे में। तो देखिए मंडल कमीशन 1978 में आया था। तो अगर हम मंडल कमीशन की बात करते हैं तो देखिए 1977 का जो मुख्य, यानी कि 1997 के समय एक जो बड़ा मुद्दा था, जो एक सबसे बड़ा इशू था, वो क्या था कि जितने भी जो बैकवर्ड लोग हैं, जितने भी जो बैकवर्ड लोग हैं, पीपल्स हैं, तो जितने भी जो बैकवर्ड पीपल्स हैं उन लोगों के डेवलपमेंट को यानी कि उन लोगों को डेवलपमेंट को देखते हुए क्या है जो जनता द्वारा क्या है मंडल आयोग का गठन किया गया। तो इसके जो चेयरपर्सन थे, अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो वो कौन थे, वीरेंद्र प्रसाद मंडल। तो उन्हीं के नाम पे क्या है मंडल कमीशन नाम रखा गया। तो इनका अगर हम इनके वर्ग की बात करें, इनका जो काम था वो क्या था कि जितने भी जो पिछड़े वर्ग हैं, यानी कि जितने भी जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जो क्लासेस के जो लोग हैं, उनकी क्या करना, पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके विकास के आरक्षण, यानी कि उनके विकास के लिए रिजर्वेशन के तरीके बताना। किसके, रिजर्वेशन। तो देखिए उसके बाद क्या है, जो मंडल कमीशन से उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दिया गया। रिकमेंडेशंस का मतलब होता है एक तरीके से सिफारिश। सिफारिशेस की गई। तो उसमें जो पहला सिफारिश था, यानी कि मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस में सिफारिश के अंदर ये कहा कि शिक्षा, यानी कि जितनी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है या जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें बैकवर्ड क्लासेस को क्या है 27% रिजर्वेशन देना चाहिए, कि यानी कि रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेड किया, यानी कि सिफारिश की। उसके बाद 1990 में क्या है राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार ने इस सिफारिश को क्या है लागू कर दिया। तो जैसे ही सिफारिश लागू हुआ, यानी कि लागू किए जाने के क्या परिणाम निकले, कॉन्सिक्यूस का मतलब होता है एक तरीके से रिजल्ट या परिणाम कह सकते हो, परिणाम, या आप इसको इंग्लिश में अदर वर्ड में आप रिजल्ट भी कह सकते हो। यानी कि जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए थे मंडल कमीशन के द्वारा, तो देखिए देश पे क्या है बड़े स्तर पे क्या है दंगे फैल गए थे, पहला। फिर दूसरा बात करते हैं, इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसकी याचिका दायर की गई थी, जिसको हम बात करते हैं केस इंदिरा साहनी केस के नाम से भी जानते हैं। केस इंदिरा साहनी केस, साहनी केस के नाम से भी हम इसको क्या जानते हैं, इसको जानते हैं। तो देखिए अंत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि जो रिजर्वेशंस दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है इस रिजर्वेशंस का फेवर किया था, इसके अगेंस्ट में कोई भी फैसला नहीं सुनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशंस का क्या किया था, फेवर किया था, इसके फेवर में ही अपना डिसीजन सुनाया था। तो जो मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसको क्या है फिर लागू कर दिया गया। तो यही था हमारा मंडल कमीशन के रिजल्ट में पूछता है तो सुप्रीम कोर्ट ने फेवर लिया था, पूरे देश में दंगे फैल गए थे। फिर अगर बात करते हैं जो मंडल कमीशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, जो पिटिशंस डाले गए थे, उसे हम यानी कि इंदिरा साहनी केस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये आया था 1991, जिसमें हम LPG की बात करते हैं। तो LPG का मतलब है, L का मतलब होता है आपका
लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। एक मिनट, उदारीकरण। पी का मतलब था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जिसका हिंदी में अगर बात करते हैं, निजीकरण। और जी का मतलब था ग्लोबलाइजेशन। जिसको हम हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण। तो ये 3 रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में 1991 में लाया गया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, लिबरलाइजेशंस के बारे में। देखिए, अगर हम लिबरलाइजेशंस के बारे में अगर बात करें तो इसके द्वारा क्या है, सरकार ने व्यापार करने की जो पॉलिसी थी, नीति थी, उसको क्या है और भी ज्यादा क्या बना दिया, इजी बना दिया। तो जिससे देश के अंदर जो व्यापार है, जो बिजनेसेस है, बड़े और विकास की जो गति में क्या है, तेजी ला सके। अगर हम प्राइवेटाइजेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशंस जिसका मतलब होता है कि निजीकरण, जिसे हम हिंदी में निजीकरण कहते हैं। निजीकरण का मतलब होता है कि जब सरकारी कंपनी को धीरे धीरे क्या है, किसी प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाता है, यानी कि प्राइवेट ऑनर के हाथ में किसी प्राइवेट कंपनी को जब दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारा निजीकरण। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जो मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं तो वो किसके हाथ में, एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। और वहीं पे अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की बात करें तो वो किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो मान लीजिए आज के टाइम पे अगर इंडियन रेलवे अगर सरकार प्राइवेट के हाथ में दे दे तो ये एक तरीके से क्या कहलाएगा, प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे ग्लोबल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हमारा वर्ल्ड। जब हम वर्ल्ड लेवल पर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, या हम वर्ल्ड लेवल पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। वर्ल्ड लेवल पे क्या करते हैं, ट्रेड यानी कि व्यापार करते हैं। तो वो हमारा किस में आता है, ग्लोबलाइजेशन में, यानी कि वैश्वीकरण में आता है। तो देखिए, वैश्वीकरण के द्वारा क्या है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक थी तो उसको वर्ल्ड की इकोनॉमिक के साथ क्या जोड़ने का जो प्रयास है वो किया गया था। जिस वजह से देश की जो भी प्रोडक्ट्स थी, यानी कि जो सर्विसेज थी या जो वस्तुएं थी, कि जो प्रवाह का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, तो उसमें क्या हो सके, वृद्धि हो सके, यानी कि उसमें इंक्रीज हो सके, और विकास की गति में क्या ला सके, डेवलपमेंट की, यानी कि डेवलपमेंट में क्या ला सके, स्पीड ला सके, यानी कि तेजी से ग्रोथ ला सके। तो इसीलिए सरकार के द्वारा क्या है, एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। आप क्लास 12th की जो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट है, उसका आप जब चैप्टर 6 रीड करोगे तो आपका प्रॉपरली यही मिलेगा, एलपीजी न्यू इकोनॉमिक, यानी कि जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 का, वो आप उसमें काफी ज्यादा डीप में जाकर के पढ़ोगे। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप एलपीजी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आप क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका आप 6 चैप्टर एक बार जाकर के पढ़ लो। फिर उसके बाद देखिए हमारा स्टार्ट होता है किसका, कोalitions का एरा। कोalitions का मतलब मैंने आपको बता रखा है, गठबंधन, गठबंधन। और एरा का मतलब होता है दौर, दौर कह लो या काल कह लो, एक ही बात है। तो देखिए 1991 के बाद क्या है, एक कोalitions का एरा स्टार्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि 1991 यानी कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। इंदिरा गांधी की डेथ कब हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद क्या
क्या था, प्राइम इंदिरा वो यानी कि राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जैसे उनका फर्स्ट टेन्योर कंप्लीट हुआ तो सेकंड टेन्योर में क्या है, कोalitions का एरा स्टार्ट हो गया। यानी कि दोबारा से कांग्रेस की जो डोमेन्स थी वो धीरे धीरे क्या होती चली गई, लॉस्ट होती चली गई, खोती चली गई। यानी कि उस वो अपना जो प्रभुत्व था कांग्रेस फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, उसके प्रभुत्व खत्म होने लगा। तो 1991 के बाद देश में किसी भी पार्टी को लोकसभा के इलेक्शंस में पूरी तरीके से यानी कि वो मेजोरिटी में जीत करके नहीं आ पा रही थी। तो जिसके वजह से अगर हम बात करें तो कोalitions की गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुआ। देखिए कोalitions यानी कि जो गठबंधन है, अगर हम कोalitions की बात करते हैं जब, इसका मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर के क्या करे, अपनी सरकार बनाए, तो वो हमारा कहलाता है कोalitions की गवर्नमेंट। तो इस वजह से देश में क्या है, एक नए एरा का एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ जो कि था हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, जो कि था हमारा कोalitions एरा। अब बात करते हैं गठबंधन का क्या मतलब होता है। गठबंधन का मतलब होता है ऐसी स्थिति या ऐसा सिचुएशन जब मोर टू या मोर देन टू, जब दो या दो से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी है मिलकर के अपनी क्या बनाए, सरकार बनाए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो कांग्रेस संपर्क था, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, वो क्या है, फिर देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे देश के अंदर दो मेजर जो गठबंधन थे वो बने। पहला था हमारा कांग्रेस संपर्क यानी कि संयुक्त गतिशील गठबंधन, दूसरा था हमारा भाजपा राजग जो कि भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम एनडीए कहते हैं यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये उस टाइम पे दो मेजर गठबंधन थे यानी कि कोalitions थे। फिर बात करते हैं कि जो कांग्रेस के जो डोमेन्स था उसकी समाप्ति के बारे में। देखिए अगर हम कांग्रेस के डोमेन्स की बात करते हैं तो 1991 के बाद जो कांग्रेस का जो डोमेन्स था वो क्या हो गया, खत्म होना स्टार्ट हो गया। डोमेन्स क्या हो गया, उसका खत्म हो गया यानी कि वो एंड हो गया। फिर बात करते हैं अब जो राष्ट्र जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स के एरिया में बात करते हैं तो पार्टी की महत्वपूर्ण होने लगी थी। फिर किसी भी एक पार्टी को पूरी तरीके से मेजोरिटी में बहुमत नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरीके से क्या है कि 1991 के बाद जो कांग्रेस है वो अपना डोमेन्स होता चला गया। अब देखिए अगर बात करते हैं राइज ऑफ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, तो आपातकाल यानी कि जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाया गया था तो इमरजेंसी के बाद जो जनसंघ जनता पार्टी में क्या हो गया, शामिल हो गया। और राजनीतिक प्रदर्शन खराब होने के कारण क्या है, जनता पार्टी का भी क्या हो गया, विघटन हो गया। और वहीं से अगर बात करते हुए नेता जो पहले भारतीय जनसंघ के समर्थक होते थे 1980 में क्या है, अब वो बीजेपी के नाम से जाना जाने लगा। कब, तो 1980। तो आप सीधा सीधी समझ सकते हो कि जो बीजेपी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है, 1980 में हुआ है। अब देखिए बात करते हैं 7th लोकसभा इलेक्शन। तो जो 7th लोकसभा इलेक्शन था तो जैसे कि हमने देखा था कि 7वीं लोकसभा में इंदिरा गांधी की जो वापसी हुई थी उसके बाद कांग्रेस का डोमेन्स दोबारा से स्टैब्लिश हुआ था। तो लेकिन ठीक इसके 4 साल के बाद यानी कि 1984 में इंदिरा गांधी की क्या जब डेथ हो गई यानी कि जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो एक संरक्षण द्वारा क्या है यानी कि बात कीजिए कि जो इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई थी किसके द्वारा की गई थी, तो इंदिरा गांधी की जो 2 बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा इंदिरा गांधी को गोली मार के हत्या की गई थी। तो इसके बाद क्या है, राजीव गांधी हमारे देश के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, राजीव गांधी। तो यानी कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद क्या है, तो फिर बात करते हैं हमारी कंट्री में 8वां जनरल इलेक्शन हुआ। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं अभी 8 इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो वीडियो अभी 19 मिनट की है तो आज ये चैप्टर खत्म ही कर देते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं हम अपने 8 इलेक्शन कमीशन के बारे में। अगर हम अपने 8th
जनरल इलेक्शंस के बारे में बात करें, जनरल इलेक्शन, तो देखिए आठवां जो जनरल इलेक्शंस हुआ था वो कब हुआ था? 1984 में। तो जो हमारा आठवां जनरल इलेक्शंस हुआ था इसमें राजीव गांधी हमारे देश के क्या है? प्रधानमंत्री बने थे। तो जिसमें बात करें तो जब आठवां जो जनरल इलेक्शंस हुआ था इसमें कांग्रेस को 415 सीट्स मिली थी लोकसभा के इलेक्शंस में। तो जो भारतीय राजनीति में आज तक की जो सबसे ज्यादा अगर सीट जीती थी तो कांग्रेस ने कब जीता था? 1984 में, जब वो कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? लीड किसके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। तो जब 1984 में जब राजीव जो हमारा 8th जनरल इलेक्शंस हुआ था उसमें जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन करके आए थे, यानी कि इलेक्शन जीत करके आए थे, तो उन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया था। तो इसके जीतने का मेन कारण क्या था? जो इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई थी तो वो मेन कारण था, इंदिरा गांधी की जो मेन हत्या हुई थी। तो इसके बाद क्या है? 1989 में हमारी कंट्री में 9th जनरल इलेक्शंस हुआ। तो 9th जनरल इलेक्शंस की बात करें तो इसने सिचुएशंस पूरी तरीके से क्या कर दिया? पलट के रख दिया था। तो कैसे? तो जहां पे 1984 में कांग्रेस ने 415 सीट्स जीती थी तो इस बार कितनी सीट मिली थी? मात्र 1197 सीट से कांग्रेस जीत करके आई थी। तो इसका मेन कारण क्या था कि जो शाहबानो केस था, शाहबानो केस 1985 का, तो ये मेन कारण था कांग्रेस की हार का। फिर बात करते दूसरा कारण क्या था? बाबरी मस्जिद। तो इसके बाद कांग्रेस के विपक्ष में जो बैठने का जो क्या है फैसला लिया, और इस चुनाव के बाद क्या है जो सरकार बनी, यानी कि जो सरकार बनी थी वो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी। देखिए राष्ट्रीय मोर्चा की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा गठबंधन था जिसमें जनता दल 1977 और कुछ अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हो, यानी कि शामिल के बाद क्या है इन्हें भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया था। किसने? तो भाजपा यानी कि बीजेपी। तो भाजपा और जो आम मोर्चे के द्वारा क्या समर्थन मिला था, और इस तरीके से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी। किसमें? 1989 में जो हमारा 9th जनरल इलेक्शंस था। तब उसके बाद क्या है हमारी कंट्री में 10th जनरल इलेक्शंस होता है। 10th जनरल इलेक्शन, जो 10th जनरल इलेक्शंस होता है वो कब होता है? 1991 में। तो देखिए जो 1991 में 10th जनरल इलेक्शंस हुआ तो इसमें किसकी सरकार बनी? तो कांग्रेस की सरकार बनी, जिन्हें बात करते हैं AIADMK, और कुछ दल के क्या साथ है, क्या है दलों के साथ मिलकर के इनको समर्थन मिला, तब जाकर के कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। फिर देखिए इस दौरान क्या है जो नरसिम्हा राव है वो हमारी कंट्री के कौन बने थे? जो प्राइम मिनिस्टर वो बने थे, नरसिम्हा राव हमारे देश के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। किसमें? तो 10th जनरल इलेक्शन में। फिर बात करते हैं इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था? जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था वो इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में लाया था। और जो बाबरी मस्जिद जो तोड़ा गया था, डिवोल्यूशन ऑफ जो बाबरी मस्जिद हुआ था वो भी नरसिम्हा राव के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही हुआ था। तो इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो कांग्रेस की गवर्नमेंट मिलकर के आई थी AIADMK और कुछ अदर अगर बात करते हैं अदर जो दल थे उनके साथ मिल करके, तो उसके बाद क्या है इन्होंने अपना कार्यकाल क्या है 5 साल पूरा किया था। उसके बाद हमारी कंट्री में आया 11वां आम चुनाव, यानी कि 11th जनरल इलेक्शन जो कि कब हुआ था? 1996 में।
तो इसमें बात करते हैं जब हमारा 11th जनरल इलेक्शन हुआ था 1996 में, तो इसमें कौन भाजपा जीत करके आई थी, भाजपा जीत करके आई थी। तो भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी कितने अल्प, अगर हम बात करते अल्प मत में, अपने कारण क्या है मात्र 13 दिनों में ही क्या है सरकार गिर गई थी। मात्र कितने दिन चली थी, 13 दिन ही चली थी। तो दूसरी बार जो संयुक्त मोर्चे की जो सरकार बनी, तो संयुक्त मोर्चे के समर्थन से कांग्रेस ने दोबारा से क्या है एक सरकार बनाई। यानी कि अगर बात करें तो संयुक्त मोर्चे के समर्थन के साथ कांग्रेस के द्वारा और HD क्या है, तो जब कांग्रेस के द्वारा क्या है संयुक्त मोर्चे के साथ जब सरकार बनाई, तो बात करते हैं HD देव गौड़ा के द्वारा, देव गौड़ा क्या बने थे उस टाइम, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद होता है हमारी कंट्री में 12th जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन 12th जनरल इलेक्शन जो होता है वो कब होता है, 1998 में होता है। तो 1998 में जो हमारा 12वां चुनाव होता है, तो इसमें भाजपा क्या करती है, NDA के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाती है। फिर बात करते हैं इसमें अल्पमत में होने के कारण क्या है, सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाती है, वो क्या है जल्दी ही गिर जाती है। और तब क्या है मात्र 13 महीने 13 मंथ ही क्या है जो भाजपा है जो NDA के साथ मिलकर के जो सरकार बनाती है, वो मात्र 13 महीने तक ही क्या रहती है पावर में रहती है। उसके बाद होता है हमारी कंट्री में बात करें तो 13वां आम इलेक्शन, यानी कि 13th जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो 13th जनरल इलेक्शन होता है हमारी कंट्री में, वो होता है 1999 में, जिसमें अब बात करते हैं भाजपा फिर से क्या है NDA के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाती है। और उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये सरकार जब यानी कि जो 13वें जनरल इलेक्शंस में भाजपा जीत करके आती है, तो वो अपना कार्यकाल पूरा 5 साल क्या करती है, पूरा करती है। उसके बाद होता है हमारी कंट्री में 4th जनरल इलेक्शन, सॉरी 14th जनरल इलेक्शन। तो जिसमें बात करिए कब होता है, 2004 में होता है। 2004 में जब 14th जनरल इलेक्शंस होता है, तो इसमें क्या है कांग्रेस गठबंधन करके आती है किसके साथ, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, अपनी सरकार बनाती है। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह हमारे देश की क्या बनते, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उसके बाद होता है हमारे देश में 15वां जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 2008 में। 2008 में जब 15वां चुनाव होता है, तो उसमें फिर से कांग्रेस के गठबंधन यानी कि जो संपर्क को बहुमत मिलता है, और मनमोहन सिंह दोबारा से हमारे देश के क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारे देश का 16वां जनरल इलेक्शन, 16th जनरल इलेक्शन। अगर हम 16th जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं, तो वो कब होता है, 2014 में होता है। तो जिसमें हमारी कंट्री के जो लीडर निकल करके आते हैं, जो पार्टी जीत करके आती है, वो बीजेपी जीत करके आती है, जिसने किसके साथ कोalitions कर रखा है, एनडीए के साथ, सॉरी एनडीए के साथ। तो 2014 में जो इलेक्शंस होता है, नरेंद्र मोदी उसमें क्या है, नरेंद्र मोदी हमारे देश के क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर बात करते हैं जो 17th जनरल इलेक्शंस होता है, तो उसमें भी क्या है जो कि 2019 में होता है, उसमें भी जो बीजेपी है उसको मेजोरिटी में बहुमत मिलती है। और हमारी कंट्री के दोबारा से जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो कौन बनते हैं, नरेंद्र मोदी। अब जो जनरल इलेक्शंस होगा वो हमारी कंट्री का 18th लोकसभा जनरल इलेक्शंस होगा। और कब, तो ये होगा आपका 2024 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें, एक फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, मैं वो बता देता हूँ। देखिए
अगर हम बात करें कि जो 19th में जो हमारा 17th जनरल इलेक्शंस हुआ था, तो इस पूरी राजनीतिक उथल पुथल के बीच में क्या है, कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर राजनीतिक पार्टी आपस में सहमत थे, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, समाज के पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशंस देना उनके डेवलपमेंट के लिए, जो रीजनल दल थे यानी कि जो क्षेत्रीय दल की भूमिका, और जो विचारधारा की में जो जरूरी कार्य सिद्ध थे उन पे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें सभी के द्वारा क्या थे, सहमति थे। किसमें? 17th जनरल इलेक्शंस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी की, वो आपकी आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका। कल से हम यानी कि नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम एम लक्ष्मीकांत जो हमारे पैरेलल में चल रहा है उसका हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में जो जो चैप्टर्स हैं पहले हम पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे, और इसी के पैरेलल में अब हम क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है अब उसको भी स्टार्ट करेंगे। वीकेंड में अगर हम संडे की बात करते हैं तो हम इसमें ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जो जिसमें अभी हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन चल रहा है। हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री हमने एशियन हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और सुबह आपको 6 बजे मंडे टू सैटरडे आपको क्या है, सुबह मॉर्निंग 6 बजे क्या है, करंट अफेयर की न्यूज मिल जाएगी, जिसमें हम टॉप हेडलाइंस न्यूज डिस्कस करते हैं एज अ रिवीजन के तौर पे, या आपको एक आइडिया मिल सके किस किस न्यूज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।